एवरीवन, तो कल का जो लेक्चर था लैग्रेंजियन डायनामिक्स के अंदर या बेसिक्स कहो, उसके अंदर हमने ये देख लिया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ थोड़ा बहुत हमने आइडिया ले लिया था जनरलाइज कोऑर्डिनेट। आज का जो लेक्चर है उसको मैं पूरा का पूरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर ही रखने वाला हूं, यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर जो जो चीजें आती है लाइक जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, उनकी क्या इक्वेशंस बनती है। डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, एक ज्यादा से ज्यादा डेरिवेशन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वाला, तो उसके ऊपर क्या क्वेश्चन उसके अंदर बनते हैं वो हम मेनली डिस्कस करेंगे। वर्चुअल वर्क हम डिस्कस करेंगे आज ही, और आज ही हम डिस्कस करेंगे डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो एक बार अपना बता देना मेरे को, जो भी लोग हैं उनको आवाज मेरी आ रही है। चलो भाई, मैंने ये बात की थी कल आपसे कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, या उनको बोल सकते हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर होलोनोमिक सिस्टम है तो होलोनोमिक सिस्टम में नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट बराबर होंगे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के। अगर नॉन होलोनोमिक सिस्टम है तो उसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। मैंने आपको कहा भी था इस बात को याद रखना, ये याद रखने वाली चीजें सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन बनता है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट बेसिकली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है ना, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है। क्यों ये बनाए गए? क्योंकि अलग अलग जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, तो इतने सारे कोऑर्डिनेट्स का यूज करने के बजाय एक व्यापक मतलब जनरलाइज, एक जनरलाइज फॉर्म यूज कर लिया जाए, तो उसको हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिखा। उस जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हमने कैसे लिखा था? हमने उसको लिखा था Q1, Q2, Q3, Q4, Q3, Q4 एंड सो ऑन। ये क्या थे? ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये क्या थे? ये थे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट। हम एक चीज पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो जो पोजीशन वेक्टर है तो फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है किसके? जनरलाइज कोऑर्डिनेट। हम एक चीज पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर जो है इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पोजीशन वेक्टर आर को इसके फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लो ये एन तक है तो टाइम ले लिया मैंने टी, तो इसको मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं। साथ ही साथ जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है बाय यूजिंग द जैकोबियन आइडेंटिटी, बाय यूजिंग द जैकोबियंस ना। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज्ड coordinates can be transformed. Generalized coordinates can be transformed by using a mathematical quantity, जैकोबियन। इससे इसको क्या किया जा सकता है? इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जैकोबियन। इससे इसको क्या किया जा सकता है? ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लिखना चाहते हैं जे का मतलब है जैकोबियन, तो जे Q1 Q2, हमारे पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है Q1 Q2, तो जे Q1 Q2 तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डेल Q1 Q2 ऑन डेल, मैंने लिख दिया x और इसको लिख दिया y। जैकोबियन कैसे लिखा जाएगा? इनका जैकोबियन लिखा जाएगा डेल Q1 अपॉन डेल x, इसको लिखा जाएगा डेल Q2 अपॉन डेल x। यहां लिखोगे डेल Q1 अपॉन डेल y, इसको लिख लोगे डेल Q2 अपॉन डेल y। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल Q, मतलब इनकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो या ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करके भी लिख सकते हो, आंसर सेम दे। तो क्वेश्चन बन गया यहां से कि जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट है उसको किसकी हेल्प से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट है उसको किसकी हेल्प से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? उसको तो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है किसकी हेल्प से? जैकोबियन की हेल्प। तो पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर को किसके फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये यहां से क्वेश्चन निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहां से क्वेश्चन कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को
कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, तो यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यहां से बनाया जा सकता है। ये तो बात हो गई कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसका बेसिक होलोनोमिक वगैरह ये मैंने कल आपको लिखवाई दिया था, तो वहां पर फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो पहले ही तुम्हारे पास लिखा हुआ है। यहां तक क्लियर सभी को? क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जो हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात कर रहे तो यहां पर चार चीजें आएंगी आपके पास। कौन कौन सी? एक आएगी जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, एक आएगा आपके पास जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, एक आएगा आपके पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ये इसकी क्लासिफिकेशन है आगे। तीसरा आएगा जनरलाइज्ड एक्सिलरेशन, जनरलाइज्ड एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन। फोर्थ नंबर पे आएगा जनरलाइज्ड फोर्स, फोर्स, और एक आएगा जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम। ताकि जब आप इसको सेमेस्टर एग्जाम वगैरह के लिए पढ़ते हैं तो इनके डेरिवेशन पढ़ते हैं। डेरिवेशन तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में ना, पर मैं फिर भी तुम्हें जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करते हैं। उसके बाद बाकी की इक्वेशंस तुम्हें याद होनी चाहिए और उसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है वो हम बात करेंगे। ये इनके क्लासिफिकेशन है। किसके क्लासिफिकेशन है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है या जो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है वो है क्या, वो चक्कर क्या है, वो हमें लिखना है। कैसे लिखोगे? मेरे पास पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है साहब, तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखा हुआ है? पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है आर। ये आर जो है फंक्शन है किसका? Q1, Q2 एंड सो ऑन, और ये कहां तक जा रहा है? Qn तक जा रहा है, और ये टी भी ले, टाइम का कोऑर्डिनेट भी है। पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम की एक चीज होती है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल आर इक्वल्स टू, को लिख सकते हैं डेल Q1 ना, डेल Q1 लिख सकते हैं, या करली भी बोलते हैं इसको, करली Q1 अपॉन करली Q1, करली आर, सॉरी यहां पर क्या आएगा? करली आर अपॉन करली Q1, और ये डेल Q1 प्लस यहां पर आएगा करली आर अपॉन करली Q2, ये क्या बनेगा? डेल Q2, और ये कहां तक चला जाएगा? n तक चला जाएगा ना। ये लास्ट टर्म मान लो मेरे पास बन गया डेल आर डेल Qn, और ये क्या बन गया? डेल Qn प्लस यहां t के रेस्पेक्ट में भी है तो t के रेस्पेक्ट में डेल आर अपॉन डेल t, डेल t, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल t। ये बन गए, ये मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो इसको, ये वाला जो है इसको एल्जेब्रिक समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप एल्जेब्रिक समेशन के फॉर्म में लिखोगे, ये क्या बन जाएगा? एल्जेब्रिक समेशन। मान लो ये क्यू आई लिख दूं मैं, तो आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेकर n तक। ये बन जाएगा डेल आर फ्रॉम डेल क्यू आई, ये क्या हो जाएगा? डेल क्यू आई, डेल क्यू आई, ये वैल्यू जो बनेगी ये क्या बनेगी? डेल क्यू आई प्लस ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा डेल आर अपॉन डेल टी, और ये क्या लिखा जाएगा? डेल टी, ये लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहां हमारे पास जब ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट मैं बनाना चाह रहा हूं तो उसके केस में मैंने क्या किया? तो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने क्या कर दिया? पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। अब यदि मैं कह दूं कि जो चेंज इन टाइम है वो नेग्लिजिबल है, इफ चेंज इन टाइम इज नेग्लिजिबल, चेंज इन टाइम इज नेग्लिजिबल, टाइम में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि डेल टी उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। ये वैल्यू क्या है? 0 है। हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर बनेगा की वैल्यू क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी एल्जेब्रिक समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, या करली आर अपॉन करली क्यू आई, ये क्या हो गया? डेल क्यू आई। ये तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर बन गया है, ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है, ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है आर।
सवाल ये है कि इसमें जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट कौन है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये डेल क्यू, ये डेल क्यू आई जो लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। ये जो डेल क्यू आई जो लिखा हुआ है, ये कहलाता है जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाता है जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो ऐसा बनेगा, एक इक्वेशन लिख के दे देंगे तुम्हें इस तरह की, उसमें पूछ लिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, इनमें से कौन जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है। आर वेक्टर जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, एल करली आर अपॉन करली क्यू आई जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, एल क्यू आई डिस्प्लेसमेंट है, या नन ऑफ द अबव। तो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट ये है। अब जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। ये सीधा सीधा दिमाग में क्वेश्चन आता है। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन तो हमने पढ़ी है, जो वो क्या बनती है भाई, लेंथ की जो डायमेंशन होगी, लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो उसके हिसाब से उसकी डायमेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, या तो हो जाएगी L1, है ना, मीटर सेंटीमीटर के हिसाब से L पावर 1 इसकी डायमेंशन बन रही है। पर इट इज नॉट नेसेसरी कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसकी डायमेंशन वही हो, वो जो पोजीशन कोऑर्डिनेट, मींस कि ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी मोशन दी गई है। तो अगर मैं जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन की बात करूं तो ट्रांसलेशन मोशन के अंदर उसकी जो डायमेंशन है वो अलग होगी, और अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो उसके अंदर उसकी जो डायमेंशन है वो अलग होगी। अगर मेरे को डायमेंशन लिखनी है तो इन ट्रांसलेशन मोशन, इन ट्रांसलेशन मोशन, कौन सी मोशन, ट्रांसलेशन, तो इन ट्रांसलेशन मोशन डायमेंशन ऑफ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगी, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की आप जो भी डायमेंशन लोगे वही इसकी होगी जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की। इसके केस में, ट्रांसलेशन मोशन के केस में, क्योंकि यहां पर आप क्या लेते हो, यहां पर मान लो आपने ले लिया x इक्वल्स टू a, तो जनरलाइज जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना हो जाएगा, q इक्वल्स टू x हो जाएगा। पर अगर आपके पास जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन के केस में, रोटेशनल मोशन के केस में जो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, वो क्या बन जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा ना। बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन के केस में जो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट डायमेंशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहां पर जो डायमेंशन चल रही है वो चल रही है मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, यानी कि एल के फॉर्म में। तो जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो वहां पर चल रहा है, उसकी यूनिट क्या चल रही है, रेडियन, डिग्री, या जो भी आप लेना चाह रहे हो वो उसकी यूनिट। तो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, इन जनरल मैं ये कह सकता हूं कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है जरूरी नहीं कि उसकी डायमेंशन हमेशा वही हो जो पोजीशन कोऑर्डिनेट की डायमेंशन। ट्रांसलेशन के केस होंगे तो उसकी डायमेंशन कुछ और होगी, रोटेशनल के केस होंगे तो उसकी डायमेंशन कुछ और होगी। ये जो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, इसमें ये जो वैल्यू है ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है। ये वाला जो टर्म है डेल क्यू आई या डी क्यू आई भी लिख सकते हो आप इसको, तो ये है जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि डायमेंशन क्या होगी इसकी। तो डायमेंशन ट्रांसलेशन मोशन है तो उसके केस में इसकी जो डायमेंशन है वो वही होगी जो ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट की होती है। जबकि रोटेशनल मोशन में जब आप जाओगे तो इसकी जो डायमेंशन वो होगी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन ली गई है वो डायमेंशन यहां पर, क्लियर। ये बात हो गई किसकी, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की। दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है जनरलाइज वेलोसिटी। दूसरी जो बात आती है वो किसकी आती है, जनरलाइज वेलोसिटी। जनरलाइज वेलोसिटी, जब जनरलाइज वेलोसिटी की हम बात करते हैं, करना क्या है, वो पोजीशन वेक्टर को दोबारा से तो डिफरेंशिएट करना है। तो जनरलाइज वेलोसिटी आपको बनाना है, जनरलाइज वेलोसिटी यही तो बनेगा, जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो वापस से।
टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो जनरलाइज वेलोसिटी का टर्म बन जाएगा। और जनरलाइज वेलोसिटी का जो टर्म बन के आएगा, यदि मैं मान लूं कि जो चेंज इन टाइम है वो नेग्लिजिबल है, तो जो हमारे पास टर्म बन के आएगा, मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये बन के आएगा हमारे पास एल्जेब्रिक समेशन। यहां हम आई की वैल्यू 1 से लेंगे और कहां तक, एल तक, एन तक, तो ये बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू आई। मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो जो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट था वो भी तो टाइम से डिफरेंशिएट होगा, वो बनेगा डेल क्यू अपॉन डेल टी। और डेल क्यू आई अपॉन डेल टी जो बनेगा उसको मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, डेल क्यू आई डॉट। यहां क्या लिख दिया मैंने, डेल क्यू आई डॉट। साथ में यहां पर एक टर्म बनेगा, कौन सा वाला, डेल आर अपॉन डेल टी ना। एक टर्म और बनेगा, कौन सा बनेगा, डेल आर अपॉन डेल टी, डेल आर अपॉन डेल टी। ये वाला टर्म नहीं बनेगा। ये वाला जब टर्म बनेगा डेल आर अपॉन डेल टी, और अगर मैं मान लूं कि जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है ना, तो इसको अगर हम जीरो ले रहे हैं, इसको अगर हम जीरो ले रहे हैं, कंसीडर अगर हम ये मान रहे हैं कि ये जीरो है, तो हमारे पास ये बच जाएगा आर पोजीशन वेक्टर, और ये वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल्स टू 1 एन, और ये क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, और ये क्या है, डेल क्यू आई डॉट। और ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं जनरलाइज वेलोसिटी। ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको हम क्या नाम देते हैं, जनरलाइज वेलोसिटी। ये बेसिकली जो जनरलाइज वेलोसिटी है ये क्या है, ये जो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट लिखा था डेल क्यू, उसको मैंने टाइम से डिवाइड कर रखा है। तो किससे डिवाइड कर रखा है, टाइम से डिवाइड किया हुआ है, डेल क्यू को टाइम से डिवाइड किया हुआ है, तो डेल टी बन गया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया जनरलाइज वेलोसिटी। सवाल यही है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। जैसे हमने जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट में देखा कि उसकी डायमेंशन अलग अलग केस में अलग अलग थी, सेम कहानी यहां पर होगी। यहां पर भी जो इसकी डायमेंशन है वो अगर ट्रांसलेशन मोशन है, तो ट्रांसलेशन मोशन में जो इसकी डायमेंशन है वो किसकी डायमेंशन होगी, जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, जो लीनियर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, वही डायमेंशन लेंगे। यानी कि क्यू डॉट जो है उसको क्या लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा वी डॉट, या वी लिखा जाएगा वेलोसिटी। जबकि अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं या मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं, तो रोटेशनल मोशन में जो जनरलाइज वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी। इन केस ऑफ लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन बोल देता हूं मैं, इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन dimension of generalized velocity, dimension of generalized velocity की जो डायमेंशन लोगे तो आप क्या लोगे, यहां पर q जो है, q डॉट, यहां पर क्या लिखोगे, q डॉट लिखोगे। q डॉट को आप क्या लिख दोगे, v। v का मतलब कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी, लीनियर। इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के केस में डायमेंशन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी तो आप लेंगे, वो क्या लेंगे, क्यू डॉट इक्वल्स टू, आप क्या लेंगे, ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या हो गया, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो दो क्वेश्चन बन गए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि which one of the following is correct for the dimension of generalized velocity in translation motion। ट्रांसलेशन मोशन के केस में जनरलाइज वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या होगी। पहला लिख देंगे लीनियर वेलोसिटी या मीटर पर सेकंड, दूसरा लिख देंगे एंगुलर वेलोसिटी यानी कि रेडियन पर सेकंड, और कुछ और लिख देंगे, फोर्थ कुछ और लिख देंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर ट्रांसलेशन मोशन है तो उस केस में बनेगा लीनियर वेलोसिटी, जबकि अगर रोटेशनल मोशन लिखा हुआ है तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में बनेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रख के चलनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे इन छोटी छोटी चीजों से ही बनते हैं क्वेश्चन। छोटी छोटी चीजें मिलकर ही फिर बाद में बड़ी चीज बन जाती है। ये बात हो गई किसकी, जनरलाइज वेलोसिटी। फिर थर्ड कौन सा आता है, जनरलाइज एक्सेलरेशन। जनरलाइज एक्सेलरेशन जो है, जनरलाइज एक्सेलरेशन, अब आप निकालोगे क्या, जनरलाइज एक्सेलरेशन।
जब जनरलाइज एक्सेलरेशन निकालना है तो जो वेलोसिटी वाला टर्म है तो फिर से डिफरेंशिएट कर लो कि किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पहले आपने निकाला जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, फिर आपने निकाला जनरलाइज वेलोसिटी। जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट के बाद जब जनरलाइज वेलोसिटी निकाला तो जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था, यानी कि जो उसमें पोजीशन वेक्टर लिया था, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। फिर आपने निकाला क्या, जनरलाइज वेलोसिटी। एक मिनट रुकिए। फिर आपने निकाला क्या, जनरलाइज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए फिर वो उसको डिफरेंशिएट किया टाइम से। फिर आप निकाल रहे हो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए जो अब वेलोसिटी है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, वापस से डिफरेंशिएट कर दो। उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा, ये एक्सप्रेशन शायद ही कोई आपसे पूछे, फिर भी मैं लिख रहा हूं। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये बनेगा हमारे पास एल्जेब्रिक समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। एक हो जाएगा j, यहां पर क्यू आई और क्यू जे तक मैंने वैल्यू को चला दिया। ये हो जाएगा n, क्यू आई क्यू जे एन। ये हो जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल क्यू आई और डेल क्यू जे। ये डेल है, डेल क्यू आई डेल क्यू जे। ये बनेगा क्यू आई डॉट और ये बनेगा क्यू जे डॉट प्लस यहां पर बन जाएगा, ये बनेगा क्यू डेल आर अपॉन, ये बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, डेल आर अपॉन डेल क्यू आई। और ये हो जाएगा क्यू आई डबल डॉट। ये पूरा डेरिवेशन है लंबा चौड़ा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्यू आई डबल डॉट बनेगा। तो जनरलाइज एक्सेलरेशन का जो टर्म आ रहा है उसके अंदर दो टर्म आ रहे हैं, उसके अंदर कितने टर्म आ रहे हैं, दो टर्म आ रहे हैं। अब तो दो टर्म आ रहे हैं, उसमें से जो जनरलाइज एक्सेलरेशन है वो कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जनरलाइज एक्सप्रेशन, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। ये क्या कहलाएगा, जनरलाइज एक्सेलरेशन। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर दो टर्म बन रहे हैं, दो टर्म इसके अंदर बन रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो सेकंड वाले टर्म में क्यू आई डबल डॉट लिखा हुआ है, डबल डॉट का मतलब वेलोसिटी का जो है वो डिस्प्लेसमेंट का जो है वो दो बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन कर दोगे वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। यहां से ये हमारे पास किसका टर्म बन जाता है, जनरलाइज एक्सेलरेशन का टर्म बन जाता है। ये जनरलाइज एक्सेलरेशन का जो टर्म है, जनरलाइज एक्सेलरेशन का जो टर्म है, यहां पर आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको दो बार डिफरेंशिएट किया है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट किया है। तो ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास जो बन रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कंस्ट्रक्ट हो रही है। जब जनरलाइज एक्सेलरेशन का जब हम फॉर्मूला फॉर्मुलेट करते हैं, वहां पर जो हमें फॉर्म मिलती है वो क्या बताता है, हमें बताती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है जनरलाइज एक्सेलरेशन की, जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये बता रही है कि जो जनरलाइज एक्सेलरेशन है वो क्वाड्रेटिकली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर। ठीक है, तो जनरलाइज एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ जनरलाइज एक्सेलरेशन, यहां लिख लो ये इक्वेशन ऑफ जनरलाइज एक्सेलरेशन, equation of generalized acceleration represents quadratic dependency of generalized coordinate, quadratic dependency of generalized coordinate। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट की क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी को डिपेंड कर रहा है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन गया। एक जनरलाइज एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, लीनियरली डिपेंडेंट होती है, क्वाड्रेटिक डिपेंडेंट होती है, इस तरह का क्वेश्चन बन गया। तो वो कैसी होगी, क्वाड्रेटिकली डिपेंडेंसी शो कर रही है। तो यहां पर ये कैसी डिपेंडेंसी शो हो रही है, क्वाड्रेटिकली डिपेंडेंसी ये शो हो रही है। अगेन वही क्वेश्चन डायमेंशन वाला, जिस तरह से हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट के केस में डायमेंशन अलग अलग आए थे, लीनियर ट्रांसलेशन में, रोटेशनल में, वेलोसिटी में लगाए, इसी तरह से यहां पर भी जो डायमेंशन है वो अलग अलग आएंगे। ट्रांसलेशन के केस में जो डायमेंशन आएगी वो लीनियर एक्सेलरेशन की आएगी, जबकि मैं रोटेशनल मोशन की बात करूंगा तो उसमें जो डायमेंशन आएगी वो किसकी आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हम बात करें किसकी, डायमेंशन की, तो डायमेंशन ऑफ जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन,
डायमेंशन ऑफ जनरलाइज एक्सेलरेशन, तो इन इन ट्रांसलेशन मोशन, जो जनरलाइज एक्सेलरेशन है, कि जो डायमेंशन है वो क्या होगी, ए का मतलब क्या हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन। इन रोटेशनल मोशन, और अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं, इसकी बात करूं रोटेशनल मोशन की, रोटेशनल मोशन के केस में जो जनरलाइज एक्सेलरेशन है उसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है वो अभी तक बन रहे हैं, तो आज से एक बार वापस से हम इसको रिवाइज करें ना, एक बार वापस से इसको समराइज करें। सबसे पहले हमने बात की जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसकी हेल्प से किया जा सकता है, जैकोबियन की हेल्प से उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। दूसरा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, उसमें जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या था वो हमने देख लिया, फिर उसकी डायमेंशन हम देखी। फिर हमने किसको डिस्कस किया, हमने जनरलाइज वेलोसिटी को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने किसको डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया जनरलाइज एक्सेलरेशन को। जनरलाइज एक्सेलरेशन को डिस्कस किया और उसकी हमने क्या देखी, जो डायमेंशन है वो देखी। और जो जनरलाइज एक्सेलरेशन का जो टर्म बन रहा है, उसकी इक्वेशन बन रही है, वो किस डिपेंडेंसी को शो कर रही है वो हमने देखा। ये छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन ना, ये आपको याद होने चाहिए। ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं जिसको तुम याद ना। उसके बाद आता है जनरलाइज मोमेंटम। जनरलाइज मोमेंटम, ये जो अगर डेरिवेशन की बात करो तो ये सेमेस्टर एग्जाम वगैरह तुमने दिए होंगे ना, तो वहां पर या दे रहे हो तो वहां पर इनके डेरिवेशन पूछे जाते हैं। यहां जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए डेरिवेशन मैंने आपको एक बता दिया डिस्प्लेसमेंट वाला, उसके बाद इनकी कोई जरूरत नहीं। इक्वेशन भी मैं लिख रहा हूं, अभी भूले भटके किसी का दिमाग सटक जाए कि यार ये इक्वेशन लिख दी, बताओ ये किसकी इक्वेशन है, तो वो तुम्हें ध्यान होना चाहिए। फिर जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम बनाना है मेरे को। मोमेंटम कैसे बनाएंगे, मोमेंटम को हम लिखते हैं पी से। अगर लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो उसको हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो यहां दो तीन चीज मैं बताऊं तुम्हें। सबसे पहले अगर काइनेटिक एनर्जी को हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम टी से भी शो करते हैं ना, कई जगह टी से भी शो करते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। हाँ या ना लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एक्स डॉट जो है वो क्या है, वो यही तो शो कर रहा है वेलोसिटी। एक्स डॉट जो है वो क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी तो है, ये क्या है, वेलोसिटी है। तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा आप लिख सकते हो, अगर मेरे को मोमेंटम बनाना है, यहां से मेरे को क्या बनाना है, मोमेंटम बनाना है। मोमेंटम बनाने के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं, डेल टी अपॉन डेल एक्स। इसको डेल एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। अगर मैं इसको डेल एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, ये क्या बनेगा, 1/2, ये बनेगा 2mx डॉट, है ना, आएगा। चलो ठीक है, यहां क्या हो गया, यहां 2 से 2 कैंसिल। ये क्या बन गया, ये मोमेंटम बन गया। ये तो एक्स डायरेक्शन में, तो इसको लिख दिया px डॉट। ये बड़े काम की चीज है जो मैं लिख रहा हूं। ये क्या बन गया, ये बन गया डेल टी अपॉन डेल एक्स डॉट। इसी तरह से अगर मैं पी वाई डॉट बनाना चाहूं, पी वाई डॉट क्या बनेगा, डेल टी अपॉन डेल वाई डॉट। इसी तरह से अगर मैं पी जेड डॉट बनाना चाहूं तो वो क्या बनेगा, डेल टी अपॉन डेल जेड डॉट। अगर मेरे को बनाना है जनरलाइज मोमेंटम, क्या बनाना है मेरे को, जनरलाइज मोमेंटम बनाना है। जनरलाइज मोमेंटम को मैं अगर लिखना चाहूं वो कैसे लिखूंगा, पी डॉट इक्वल्स टू डेल टी। डेल टी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसको मैंने लिख दिया डेल क्यू आई डॉट। मैंने क्या लिख दिया, डेल क्यू आई डॉट। जहां क्यू आई डॉट क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी। जहां क्यू आई डॉट क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये किसका एक्सप्रेशन है, जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम। अब यहां पर एक काम की चीज ये आती है, टी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। कई बार ये काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या क्या टर्म्स है ये आपसे पूछ लिया जाता है। इसका पहला टर्म कौन सा होगा, या किसको शो कर रहा है, दूसरा टर्म किसको शो कर रहा है, उसकी डिपेंडेंसी किस पर है, तीसरा टर्म किसको शो कर रहा है, उसकी डिपेंडेंसी किस पर है। ये नहीं पूछा जाता कि जनरलाइज
जो मोमेंटम है इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, टी के फॉर्म में सॉल्व करके बताओ। एक तो ये पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर जनरलाइज मोमेंटम। जनरलाइज मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि आपसे इसमें जो टी का मतलब है जनरलाइज, जो टी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन बनती है उसके 3 टर्म बनते हैं। एक को हम लिखते हैं T2, एक को हम लिखते हैं T1 और एक को लिखते हैं T0। एक को लिखते हैं T2, एक को लिखते हैं T1 और एक को लिखते हैं T0। तो जो T2 है, T2 जो है वो शो करता है डिपेंडेंसी क्वाड्रेटिकली। T2 जो है उसमें जो जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी है, तो T2 जो टर्म होता है इसका T2, वो इसको शो करता है क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी को। जबकि T1 जो आता है, T1 टर्म के अंदर आता है आपका वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी का टर्म आता है। T1 के अंदर जो टर्म आता है वो किसका आता है, वेलोसिटी का। T1 इज डिपेंडेंट ऑन जनरलाइज वेलोसिटी, और जो T0 टर्म आता है, T0 जो टर्म आता है वो इंडिपेंडेंट होता है जनरलाइज वेलोसिटी, वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, जनरलाइज वेलोसिटी। तो जी, मैंने कहा जो आपका ये टी है, ये जो टी है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, इसके 3 टर्म आते हैं। एक को हम लिखते हैं T2, एक को हम लिखते हैं T1 और एक को हम लिखते हैं T0। तो जो T2 वाला टर्म है, जो T2 वाला टर्म है, ये T2 काइनेटिक एनर्जी का वो टर्म है जो क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी शो करता है। ठीक है, तो इट शोज क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी। T1 वाला जो टर्म बनता है, यानी कि सेकंड टर्म, ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है। ये सेकंड टर्म जो शो करता है ये जनरलाइज वेलोसिटी। इट शोज डिपेंडेंसी ऑन जनरलाइज वेलोसिटी। और एक बनता है T0 वाला टर्म। ये T0 वाला टर्म होता है इंडिपेंडेंट ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। इट इज, हम थर्ड टर्म बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, टर्म बोलते हैं सेकंड टर्म, और इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। ये जो तीसरा टर्म है ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। इसमें आपका ये क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज मोमेंटम, पहला। दूसरा ये पूछ लिया कि द काइनेटिक एनर्जी इन कैलकुलेशन ऑफ जनरलाइज मोमेंटम, ठीक है, लिख दिया T इज इक्वल टू T2 प्लस T1 प्लस T0। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म शोज द डिपेंडेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म शोज वेलोसिटी डिपेंडेंसी, वो कौन शो करेगा, T1 शो करेगा, यानी कि सेकंड टर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म शोज द क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी, वो कौन सा टर्म शो करेगा, T1, यानी कि जिसको आप T2 लिख रहे हो। और जो थर्ड टर्म बन रहा है, जो T0 लिख रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है जनरलाइज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आपको, ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ये बात हो गई हमारी किस की, जनरलाइज वेलोसिटी की। फिर हमने बात की किसकी, जनरलाइज एक्सेलरेशन की। सबसे पहले हमने बात की जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की, फिर हमने बात की जनरलाइज वेलोसिटी की, फिर हमने बात की जनरलाइज एक्सेलरेशन की, उसके बाद हमने बात की जनरलाइज मोमेंट, फिर हम बात करेंगे जनरलाइज फोर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जनरलाइज फोर्स। जनरलाइज्ड फोर्स की जब आप बात करोगे, जनरलाइज फोर्स क्या होगा, जनरलाइज फोर्स को पढ़ें तो उसके लिए एक चीज आपको पता है, वर्क ना। तो वर्क आपको पता है, वर्क आप लिखते हो F.dr से। वर्क को आप क्या लिखते हो, F.dr लिखते हो ना, F.dr, ये लिख लिया मैंने वर्क। तो अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट के लिए बात करूं तो यहां मैं क्या लगा लूंगा, इंटीग्रेशन।
एक स्मॉल एलिमेंट के लिए बात करूंगा तो इंटीग्रेशन लग गया, ये इंटीग्रेशन लग गया, ये बन गया एफ और ये हो गया डेल आर, ये हो गया एफ डॉट डेल आर। अब जो डेल आर आई है, डेल आर आई, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकाली थी ना, ये वर्क है, सॉरी, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो ये वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो ये वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एफ। ये वैल्यू जो हमने निकाली थी डेल आर की, ये वैल्यू क्या बनी थी, ये बनी थी डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, और ये बना था डेल क्यू आई, ये वैल्यू बन गई। ये वैल्यू हमारे पास बनी थी इसकी, करली आर की। तो एक करली आर की जो वैल्यू बनी है हमारे पास, ये जो हमारे पास वैल्यू बनी है, इसको मैं वापस से रीअरेंज करके लिखूं, रीअरेंज करके लिखूंगा तो ये बनेगा एफ, ये बन गया करली आर अपॉन करली क्यू आई, और यहां पर ये क्या बन गया, ये बन गया डेल क्यू आई, ये बन गया डेल क्यू आई। ये जो टर्म बना, ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म बना है, इसको लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको डेल क्यू आई लिख दिया, कैपिटल क्यू है, तो क्या लिख दिया, डेल क्यू आई लिख दिया, डेल क्यू आई। और ये जो डेल क्यू आई है, इसको हम कहते हैं जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज फोर्स, ठीक है। और इसको एल्जेब्रिक समेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्यू आई, जो कि जनरलाइज फोर्स है, वो क्या बन गया, आई की वैल्यू 1 से लेकर और n तक, ये क्या हो गया एफ, ये क्या हो गया डेल, क्या था डेल आर, ये डेल आर अपॉन डेल क्यू आई। ये जो वैल्यू है, ये कहलाती है हमारी किसकी वैल्यू, जनरलाइज फोर्स की। जनरलाइज फोर्स की डायमेंशन भी हर केस में अलग अलग होगी, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन मोशन की, तो ट्रांसलेशन मोशन के केस में तो फोर्स की डायमेंशन होती है जो हम न्यूटन लेके चलते हैं ना, वही इसकी डायमेंशन होगी। और जबकि हम अगर एंगुलर या रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन में जो जनरलाइज फोर्स की डायमेंशन है, तो टॉर्क की डायमेंशन होगी। इन द केस ऑफ लीनियर ट्रांसलेशन, in the case of linearly translation motion, in the case of translation motion, dimension of force, dimension of generalized force, dimension of generalized force is Newton, न्यूटन तो इसकी यूनिट हो गई, बाकी न्यूटन की जो डायमेंशन बनती है वो इसकी डायमेंशन बन जाएगी। बट इन केस ऑफ एंगुलर रोटेशनल मोशन, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, dimension of generalized force, is dimension of torque, ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं कि जनरलाइज फोर्स की डायमेंशन क्या होगी या जनरलाइज एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी अलग अलग केस में। ये जो जनरलाइज फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो मैंने आपको ये काइनेटिक एनर्जी वाला बताया, ये आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो जनरलाइज वेलोसिटी की डायमेंशंस है, वो आपसे पूछ ली जाती है। तो ये जो डायमेंशन वाले क्वेश्चन है, इनको स्पेशली ध्यान रखना, इनको पूछ लिया जाता है कि किसकी क्या डायमेंशन बन रही है, कब बन रही है। इनका स्पेशल अलग अलग केस ध्यान रखना कि आपको कौन सी मोशन दी गई है, यानी कि आपको ट्रांसलेशन मोशन दी गई है या आपको रोटेशनल मोशन दी गई है, तो ये आप ध्यान रखना। ये तो बात हो गई किसकी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के जो हमने क्लासिफिकेशन होते हैं उनको देखा, उनके ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, वर्चुअल वर्क की। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, के बाद हम बात करेंगे, अगर आज की क्लास में ही टाइम मिला तो हम कंटिन्यू करेंगे किसके साथ, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वर्चुअल वर्क। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसकी, वर्चुअल वर्क। देखो भाई, अभी यहां मेरे यहाँ पावर कट हुआ है, तो जितनी देर तक मेरे को सपोर्ट दे देगा लैपटॉप, उतनी देर में क्लास कंटिन्यू कर लूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में बढ़ाऊंगा। वर्चुअल वर्क की मैं बात करूं, वर्चुअल वर्क क्या है, वर्चुअल जो नाम है वर्चुअल,
यहां जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, यानी कि जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हवाबाजी है। ये क्या है? हवाबाजी है। तो ये हवाबाजी क्यों करनी पड़ी? ये हवाबाजी हमें इसलिए करनी पड़ी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल सी कहानी है। ये जो भी पढ़ रहे हो इसलिए पढ़ रहे हो कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हवाबाजी इसलिए करनी है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों जरूरत पड़ी? पर्टिकुलर कुछ टाइप के क्वेश्चन है जिनको अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो वहां से वो टफ पड़ रहा है, वहां से वो टफ पड़ रहा है, तो अगर ये मेथड से लगा के क्वेश्चन करें तो वो सिंपल हो जाता है। इसलिए जो हवाबाजी का कंसेप्ट है वर्क का, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। वर्चुअल वर्क को मैं पढ़ूं उसके पहले एक और कंसेप्ट आता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल वर्क से पहले एक कंसेप्ट आता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है उसको हम पढ़ें। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या होता है? जैसे कि हमने होलोनोमिक या नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट जब पढ़े थे, वहां पर हमने पढ़ा था कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है, ठीक है, और ये रेडियस हो गई यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक रेडियस हो गई। तो ये पार्टिकल मान लो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां से यहां रेडियस ये रहेगी। ये जब दो पोजीशन है, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, तो इन दोनों पोजीशन पर जो पार्टिकल की मोशन है वो अलग अलग होगी। यहां पर है जब वो सर्कुलर मोशन होगा, और जैसे ही यहां पर आ रहा होगा और यहां पर आगे यहां पे कूद सकता है, ऐसे ऐसे गिर सकता है। यहां पर जो मोशन है वो कौन सी हो जाएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन। इस पॉइंट पर जब है ये एक पर, जब ये एक पर है, एक पर है तो इसके पास कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। और जब ये दो पर है तो इसकी मोशन कौन सी हो रही है? इसकी मोशन कन्वर्ट हो रही है किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक पर कंस्ट्रेंट कुछ और है, एक पर कंस्ट्रेंट है तो एल है वो किसके बराबर है? आर, यानी कि इसकी रेडियस के बराबर। दो पर जाते ही जो एल है वो क्या हो गया? ग्रेटर देन आर हो गया। तो कंस्ट्रेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन कंस्ट्रेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इन दिस केस constraint is changes from one position to from 1 to second पर पोजीशन पर कंस्ट्रेंट चेंज हो रहा है। कंस्ट्रेंट अगर चेंज हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन करना हो जाएगा मुश्किल, क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हम यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो to deal with this type of question, this type of questions we use concept of virtual displacement, virtual displacement। ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम शो करेंगे, तो शो करेंगे किससे? डेल आर से। ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू को हम शो करेंगे डेल आर से। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम किससे शो करेंगे? डेल आर। ड्यूरिंग द मोशन जो डेल आर की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। यहां पर कुछ अजम्पशंस लिए जाएंगे, अजम्पशंस, क्योंकि ये कंसेप्ट है, मानने वाली चीज है। अजम्पशंस क्या होंगे? जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है डेल आर, वैल्यू ऑफ डेल आर इज ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, वैल्यू ऑफ डेल आर इज ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड। डेल आर की जो वैल्यू है उसको हमेशा क्या माना जाएगा? फिक्स माना जाएगा। दूसरा क्या है कि जो मैं कह रहा हूं कि कंस्ट्रेंट चेंज हो रहे हैं, वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन में कंस्ट्रेंट चेंज हो रहा है, हम मानेंगे कि कंस्ट्रेंट क्या है? सेम है ना। तो कंस्ट्रेंट इज सेम एट ऑल पोजीशन, ऑल पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में, इसलिए छोटे से टाइम इंटरवल में जो कंस्ट्रेंट है वो क्या माने जाएंगे? सेम माने जाएंगे। ये हो गया क्या? ये हो गया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाओ वापस किस पे? वर्चुअल वर्क पर। तो वर्चुअल वर्क क्या है? वर्चुअल वर्क को हम शो करेंगे किससे? डेल डब्ल्यू से।
और ये डेल डब्ल्यू जो है वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा एफ डॉट डेल आर। यहां क्या लिखा जाएगा, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो ये जो एफ लिखा है एफ, तो दो तरह के फोर्स होंगे। एफ लिखा है, इसके अंदर कितने तरह के फोर्स होंगे, दो तरह के फोर्स होंगे। एफ के अंदर दो तरह के फोर्स होंगे। एफ जो बन रहा है, एक तो बन रहा है किससे, अप्लाइड फोर्स से, और एक बन रहा है किससे, नॉर्मल रिएक्शन। एक किसके साथ बन रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ बन रहा है। ये जो है, ये क्या हो जाता है, ये होता है अप्लाइड फोर्स। ये क्या कहलाता है, अप्लाइड फोर्स। और ये जो एफ एन है, ये क्या कहलाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये जो एफ बना है एफ, ये क्या कहलाता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सिस्टम। कभी भी आप वर्चुअल वर्क की बात करोगे, कभी भी आप वर्चुअल वर्क की बात करोगे तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम क्या रहेगा, जीरो। तो इन वर्चुअल वर्क कंसेप्ट, वर्चुअल वर्क कंसेप्ट, कंसेप्ट एफ की जो वैल्यू रहेगी जीरो रहेगी। ये एफ की वैल्यू क्यों जीरो रहेगी, क्योंकि ये जो है वर्चुअल वर्क का जो कंसेप्ट है, ये काम करता है किसके ऊपर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बिकॉज virtual work concept, virtual work is based on Newton's first law of motion, Newton's first law of motion, Newton's first law of motion। Newton's first law of motion का मतलब क्या है कि इसी सिस्टम पर लग रहे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यानी कि कोई सिस्टम रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो वर्चुअल वर्क है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। यानी कि एफ की वैल्यू जीरो हो गई, एफ की वैल्यू जीरो हो गई तो जो वर्क डन है वो जीरो हो गया। यानी कि जो आप एफ डॉट डी आर है उसकी वैल्यू क्या करोगे, जीरो। इंटीग्रेशन में एफ जो है वो दो फोर्स का समेशन है, तो एक तो बनेगा एफ ए यानी कि अप्लाइड फोर्स डॉट डेल आर, प्लस एक बन जाएगा एफ एन यानी कि रिएक्शन फोर्स और डॉट डेल आर इक्वल्स टू जीरो। अब ये वाला जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ये 99% केस में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। 99% ये वैल्यू क्या देगा, ये जीरो देगा ना, gives value equals to जीरो। 99% gives value equals to जीरो, ये जीरो वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ऐसे एल आर। और जो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि जो सरफेस की वजह से रिएक्शन आएगा वो वाला, ये नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इसको मैंने यहां लिख दिया एन। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो जो वर्क डन है वो कितना होता है, एफ एन डॉट डेल आर, डॉट प्रोडक्ट यानी कि कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये कितना हो जाएगा, एन डेल आर कॉस 90 डिग्री, ये क्या वैल्यू दे देगा, ये जीरो वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा अगर आपको एग्जांपल लेना हो, मान लो पेंडुलम का एग्जांपल ले लो। पेंडुलम का एग्जांपल लोगे तो पेंडुलम के एग्जांपल में ये टेंशन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन का काम कर रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहां पर भी ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां पर भी टी डॉट डेल आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है इसकी वजह से जो वर्क डन है वो 99% केस में क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके अलावा आप दूसरा देख लो, और अगर आप पुलिस सिस्टम का देखना चाहते हो, पुलिस सिस्टम का देखना चाहते हो, तो यहां पर जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, ये मास m1 हो गया एक कोई मास, और ये मास हो गया m2 हो गया, ये हो गया मास m2। दोनों के अंदर टेंशन सेम रहेगी, ये टेंशन यहां पर और ये टेंशन यहां पर। मान लो ये नीचे जाता है और ये ऊपर जाता है, इसकी वजह से जो वर्क बनाएगा इसमें आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये आएगा टी। भाई इसका जो रिएक्शन फोर्स आएगा, नीचे वेट जा रहा है तो वेट का रिएक्शन फोर्स ऊपर आएगा, है ना। ये क्या बनेगा, ये बनेगा टी डेल आर, और ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। और ये तो दोनों है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं,
यहां पर हो जाएगा ये प्लस, इसको प्लस कर दोगे टी डेल आर और ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, डेल आर कॉस 0 डिग्री। एक प्लस का दे देगा एक माइनस का दे देगा तो यहां पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 99% केस में ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला है ये क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये बचेगा एफ ए डॉट डेल आर इक्वल्स टू 0, एफ ए डॉट डेल आर इक्वल्स टू 0, ये बच जाएगा। यहां से ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्चुअल वर्क ना, ये क्या कहलाता है, वर्चुअल वर्क। और इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन। इट इज based on the principle of Newton's first law of motion, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये किस पे बेस्ड होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है भैया, आज की क्लास में इतना ही, अभी मेरे पास इतना ही बैकअप है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, इसमें हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल जो कि बेस्ड होगा किसके ऊपर, वर्चुअल वर्क के ऊपर। एंड देन उसके बाद फिर हमारी जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है उसको हम फॉर्म करना स्टार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।